मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ता रहूंगा। ये अपने इन मकूम मकासद से मेरे को पीछे नहीं हटा सकते। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इनका अब दास्तानों में भी नाम नहीं मिलेगा आपको। चौधरी असलम का असल चेहरा कौन सा था? एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर का जिसने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, या वो ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने कई मावराए अदालत कत्ल किए जिनमें कई लोग मासूम थे? चौधरी असलम का राइट हैंड कौन था और इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं मुदस्सिर नजीर। मैं बहुत मेहनत और भरपूर रिसर्च के बाद आपके लिए रिपोर्ट्स तैयार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने और लाइक करने के साथ साथ रफ्तार को सब्सक्राइब और फॉलो भी करेंगे, ताकि ऐसे मुश्किल मौज़ूआत पर बात करने का मेरा हौसला कभी कम ना हो। लियारी गैंग वॉर ऐसी बन गई थी, लियारी गैंग वॉर ऐसी ऑपरेट कर रही थी, नेटो का कंटेनर ऐसी छीन गया। ये पुलिस का काम था, पुलिस की टके की औकात है। चौधरी किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है, चौधरी धरती के दुश्मनों का खात्मा करता है। अब एक ही तरीका है कि अगर ये मेरे पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेगा तो मैं इसको माफ़ भी कर दूंगा और हथियार भी वापस कर दूंगा। इस तरीके से असलम को माफ़ी मांगनी पड़ी। मैंने उनकी बम प्रूफ गाड़ी पर हाथ रख करके जब वो सिगरेट पी रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वही एक दिन आपको ठोक देंगे। सुबह 1 बजे मुझे फोन आता है, हिल के असलम बोलते नौरीन ये हो गया। ये तो नहीं कह सकता असलम कि वो कोई बहुत बला का शातिर था, वो ताकत को सलाम करता था। चौधरी का ईमान नहीं बिकता। उन्होंने कहा था आरफीन मैं शेर की सवारी कर रहा हूँ, अगर शेर से उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। तो मैंने उनसे ये कहा था आपको जान के खुशी होगी कि शेर ने आपको खाना ही है। उन्होंने उसामा कादरी को अलिफ नंगा कर दिया और थाने के गेट से बांध दिया बाहर। रिमांड डगे तो चौधरी असलम हमारा है। असलम कुछ भी नहीं था, सारा नेटवर्क जावेद का था। एशिया का पहला आदमी बना जिसने 18 करोड़ हेड मनी लीड की। मामू लोग पकड़ते हैं, मामू लोग पकड़ करके फिर तय करते हैं किसको देना है। चौधरी साहब को जो गोलियां लगी हैं, 4 दफा उन पे हमले हुए हैं, तो ये लोग दिए हुए। चौधरी असलम एक किरदार है जो उस डंडे को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है जो स्टेट ने उठाया हुआ है। बोलो आ जाओ ना मैदान में, मैं तो बैठी हूँ, कहानियां तो बहुत है मेरे पास। चौधरी असलम 1964 में जिला मानसहरा की तहसील डुडियाल में पैदा हुए और 31 अक्टूबर 1984 में वो सिंध रिजर्व पुलिस के ईगल स्क्वाड में एएसआई भर्ती हुए। कुछ ही अरसा के बाद वो कराची की रेगुलर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। चौधरी असलम हीरो थे या विलन, ये फैसला तो आप रिपोर्ट देखने के बाद करेंगे, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि वो जात पात खानदान के लिहाज से चौधरी तो हरगिज नहीं थे। कराची ऑपरेशन के मारूफ किरदार चौधरी असलम जो है वो अपने मशहूर तो इसी नाम से था चौधरी असलम के, लेकिन उनका असल नाम जो था मोहम्मद असलम खान था। जब मेरे इनसे कनेक्शन हुए, ताल्लुकात बने, तो बहुत अच्छी फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। तो उस वक्त मैंने उनसे ये सवाल किया था कि यार हज़ारा में तो चौधरी नहीं होते, आपका नाम के साथ चौधरी कैसे लगा हुआ है, चौधरी कैसे बन गया आप? बोला मैं इसका जवाब दूँगा, तुम्हें बाद में बताऊँगा। असलम जब पहली बार कराची आया तो उसकी जो सबसे पहली जो उसकी रिहाइश थी वो रेती लैन में थी। इसका जो छोटा सा मकान था, उस मकान के अंदर आप सर उठा के चल नहीं सकते थे, रुकू की तरह चलना पड़ता था और वाशरूम भी नहीं था पूरे। मुझे फिर बाद में असलम ने बताया कि वाशरूम तो पूरी आबादी में नहीं है, वो तो हम लोटा ही भरते हैं और 2 ट्रेनों के दरमियान बैठ के मामला हल कर लेते हैं अपने। तो असलम ये जो वहाँ पर जो हफ्ते में कोई दिन, 15 दिन में जो भी असलम की मसरूफियात के हिसाब से कोई दिन तयन होता था, और उस दिन असलम बैठ के इलाके की आबादियों के जो भी झगड़े मसाइल चीज़ें तो उसका सलूशन निकालता था। तो इस वजह से उसको वहाँ के सारे लोग जो है ना चौधरी कहते थे। इस तरीके से इसके नाम के साथ ये एक लाज़मी बन गया और चौधरी असलम को ख़ुद भी अच्छा लगने लगा, तो चौधरी असलम के नाम से फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कराची में और फिर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया वो। चौधरी असलम जब ऐसे जो गुलबहार बनकर आए, तो जब इन्होंने पहला ऑपरेशन 94 में लीड किया, उस वक्त ये चौधरी बन गए। लोगों ने इनकी डील डॉल से ये समझा कि ये चौधरी हैं, रियल में वो पठान है। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। चौधरी असलम को आपने मीडिया पर हमेशा दबंग अल्फाज में ललकारते देखा होगा, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि हमेशा सफेद शलवार कमीज में मलबूस और हाथ में पिस्टल थामे छाती तान कर चलने वाले शख्स के सीने में एक दिल भी धड़कता था। ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं था शुरू से। मैं पुलिस को पसंद नहीं करती थी क्योंकि बोला करेक्टर या टाइम नहीं देते, जो भी चीजें जो माइंड है वो नहीं माना जाता था उस वक्त। तो मैं थोड़ा सा, मेरा लाइफ स्टाइल का तरीका अलग था। चौधरी असलम बिल्कुल सिंपल, और बड़े भी मुझसे सब होते हैं।
मैं अपनी माँ से कहती हूँ अम्मी मुझे ना गद्दा गाड़ी वाले से शादी करा देना, इस बंदे से ना कराओ, इससे मुझे नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं है, इसकी आदतें नहीं अच्छी लगती मुझे, ये अजीब सा भरम में रहता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। आखिरी झटका 4 महीने के बाद मुझे मेरी माँ दुपट्टा फैलाती है जमीन। मैंने कहा अम्मी क्या गुनाहगार कर रही हो। असलम सामने ऐसे चौखट में खड़े देख रहे, उसकी आखिरी उम्मीद ये थी कि रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि पसंद उसकी थी, मैं नहीं करती थी। ये बात है, ये सबको पता है, मेरी फैमिली को भी। जब मेरी माँ ने एक आंसू गिरता है तो मैंने कहा जाओ, ये बेटी जिंदगी नहीं जिएगी तुम्हारी, कुर्बानी होगी इसकी। तो कुर्बानी हुई है और शादी हो जाती है। बहरहाल शादी होने के बाद काफ़ी स्ट्रगल है इस लाइफ में कि मैं ससुराल की दुआ गो, सास की दुआ गो। ये जो मॉडर्न दौर बना, हम दिखते ज़रूर हैं, हमने वो काम किए जो माइयाँ नुकरानियाँ करती हैं घर में। सारे काम ससुराल के अपने हाथों से, गाड़ियों तक धोकर चौधरी की मैं खुद खड़ी करती थी। बहरहाल मेरी माँ ने एक ये लफ्ज़ कहा, ये शादी, ये जोड़ी, बोला मैंने किसी से पता किया। मैंने कहा आपको भी जन्म कुंडली खोलने का बड़ा अरमान है क्या? वाकई तकलीफें तो करोड़ों हैं इसमें, पर फख्र मेरा चौधरी है। माना है कि करोड़ बार मिले तो चौधरी असलम मिले, मर्द। 1992 का वो दौर जब कराची में हर तरफ खौफ और दहशत का राज था। इन हालात में चौधरी असलम को सबसे खतरनाक थाने गुलबहार में बतौर SHO तैनात किया गया। यहाँ से शुरू होता है चौधरी असलम की जिंदगी का वो सफर जिसने कई कहानियों को जन्म दिया। हैरत की बात यह है कि चौधरी असलम से मुतालिक उनके करीब और दूर रहने वालों की राय एक जैसी नहीं। असलम को जो शोहरत मिली वो गुलबहार थाने से मिली, SHO गुलबहार की हैसियत से। जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका था और असलम ने अपने ये मावरा अदालत कत्ल के मामलात हुए, गिरफ्तारियाँ, छापे, सारी चीज़ें थी जिसने असलम को शोहरत मिली। इन्होंने रेड की थी चौधरी साहब ने किसी घर पे, तो उम्मत अखबार में आता था कि इनके खिलाफ केस किया जाए, तो वो डे बाय डे आता था, रोज़ आता था। आज 7 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, आज 50 दिन हो गए, आज 100 दिन हो गए। तो रोज़ाना जब आपकी तस्वीर अखबार में आना शुरू हो जाएगी तो फिर आप ज़ाहिर है वेल नोन हो जाएंगे, लोग पहचाने यार ये कौन पुलिस वाला है, रोज़ अखबार में आता है, रोज़ अखबार में आता है। तो वहाँ से शोहरत इनकी जो है, मेरे हिसाब से वहाँ से शुरू हुई थी इनकी शोहरत। कराची की सूरत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि न सिर्फ MQM बल्कि मुख्तलिफ मजहबी, लिसानी, फिरकावाराना ग्रुपों ने भी सिर्फ गोली से बात करना शुरू कर दी। इन हालात पर काबू पाने के लिए यह फैसला किया गया कि शहर भर में ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए। इस ऑपरेशन के नतीजे तो किसी हद तक बेहतर रहे, मगर इस ख्याल ने भी जन्म लिया कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक मखसूस जमात के खात्मे के लिए किया गया है और इसके लिए चौधरी असलम जैसे किरदारों को खास तौर पर चुना गया है। दहशतगर्द, जो तंजीमों के अंदर दहशतगर्द होते हैं, चौधरी किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है, चौधरी धरती के दुश्मनों का खात्मा करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी से। ये बयान उसने अपना भी एक जगह पे दिया था कि हम पार्टियों को नहीं देखते, हम मिट्टी के ऊपर जो दहशतगर्दी फैलाते हैं हम उसका खात्मा करते हैं। 94 से पहला ऑपरेशन लीड होता है, जब उसके बाद होते ही ये चौधरी रुका किसी जगह पे भी नहीं। 2 नंबर लोगों से निमटने के लिए आपको विलन कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। आपको TTP वालों से निमटना है, आपको गुंडा अनासिर से निमटना है, तो उसके लिए तो आपको चौधरी असलम चाहिए। लेकिन अब इसके लिए क्या ही ज़रूरी है कि किसी फल वाले को उठाना हो तो उसके लिए भी कोई चौधरी चाहिए हो, किसी जो है वो नकीबुल्ला को उठाना हो तो उसके लिए कोई रावनवार चाहिए। तो इस सवाल में आप अपना जवाब तलाश कर सकते हैं कि चौधरी असलम एक इंतहाई मुतनाज़ा किरदार थे। बहुत सारे लोगों के नज़दीक शायद वो हीरो होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो विलन भी थे। अच्छा, पूरी MQM ही स्टेट के लिए ख़तरा थी, लेकिन स्टेट के ऑर्गन्स ने खुद MQM को बनाया था। तो अब मैं क्या नाम लेना शुरू करूँ, अल्ताफ़ हुसैन से लेना शुरू करूँ और जो है वो आखिर में मुस्तफ़ा कमाल तक आना है, तो मेरा ख्याल है पूरा इंटरव्यू तो आपको ऐसे ही में चला जाएगा। रह गई बात ये कि ऑपरेशन क्लीन अप में किस हद तक कामयाब हुए। ऑपरेशन फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऑपरेशन का मकसद होता है क्रिमिनल एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना। वो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो आपको सूट नहीं करते, दर हकीकत ऑपरेशंस उनको एलिमिनेट करने के लिए वजह किए जाते हैं। MQM के साथ भी यही हुआ। MQM के आपने उन लोगों को एलिमिनेट किया जिनसे आप काम ले चुके थे। मिसाल के तौर पे सौलत मिर्ज़ा को तो गिरफ्तारी में भी चौधरी असलम का बड़ा अमल दखल था। लेकिन फिर फैसल मोटा और इस तरह के दीगर किरदार भी मौजूद हैं।
रहमान भोला जैसे लोग भी मौजूद हैं जिनको आप बाहर से जाकर के पकड़ के लेकर के आए थे इस उम्मीद और आसरे पर कि शायद इनको फांसी होगी, लेकिन अब उन्होंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख ली हैं, माथे पर मेहराब सजा लिए और वो अभी तक जो है वो मेरे और आपके सीनों पर, छातियों पर मूंग दल रहे हैं। तब सैकड़ों पुलिस मुकाबले होते हैं जिनमें इंतहाई मशकूक और मुतनाज़े मुकाबले भी शामिल होते हैं। 100 से ज्यादा मुकाबले तो सिर्फ चौधरी असलम ने किए। यूं उनका न सिर्फ शहर में बल्कि मीडिया में भी बड़ा नाम बना, लेकिन यही नाम मुतनाज़ा और मावराए अदालत कत्लों से भी जुड़ जाता। वैसे यहाँ चंद सवाल जन्म लेते हैं। क्या असलम चौधरी की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी जो हर मुल्जिम या मुजरिम उनके रिडार पर आसानी से आ जाता था? क्या ये पुलिस मुकाबले वाकई असली होते थे? और आखिर इन मुकाबलों की जरूरत ही क्यों पेश आती थी? असलम की जो ताकत थी ना, वो था एक इसके पास बंदा था कोरंगी का, हेड कांस्टेबल था जावेद। असलम कुछ भी नहीं था, सारा नेटवर्क जावेद का था। जावेद की वजह से असलम को शोहरत मिली, लेकिन क्योंकि मीडिया वाले तो उसको पहचानते हैं जिसका फेस सामने हो, तो लोग असलम को पहचानते थे, जावेद को नहीं पहचानते थे। चौधरी असलम ही क्या, चौधरी असलम जैसों या और भी बहुत से कैरेक्टर्स, उन सब की पीआर के लिए मीडिया यूज होता रहा है हमेशा हर दौर में, और ये फी सबीलिल्लाह नहीं होता, इसके एवज बड़े पैसे लिए जाते हैं भाई। एक टके का रिपोर्टर जो गाड़ी के पीछे भागता है साउंड बाइट के लिए, और बकौल अमरीश पुरी नायक फिल्म में कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही दुम दबा के भाग जाता है, और वो अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा करके घूम रहा। आंधी लगी है, आपको भी पता है ये कैसे होता है। ये इसी क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन के आशीर्वाद है। मुकाबले ज़रूरी नहीं है कि सारे असलम ने किए हों। बाज़ वक़्त ऐसा होता था सिर्फ लाशें मिलती थीं, लाशों को फिर वो मुर्दे पे गोलियां चला के फिर उसको शो करते थे। असलम ने तकरीबन 100 से ऊपर बंदे मारे। कभी ऐसा, यानी मुकाबला तो असलम का एक मुकाबला भी ओरिजिनल नहीं है, एक भी। हमारी तो बैठक थी और हमें सारी चीज़ें पता थी, कोई भी रियल नहीं है। देखें जी, मुझे यहाँ पे एक असलम की बात ज़रूर याद आएगी कि बयान कौन देने, गवाही कौन देने जाए, अदालत चलती है गवाहियों पे, प्रूफ पे। तो असलम ने ये कहा था कि आवाम इतना करे कि गवाही दे कि वो मुल्ज़म छूट ना सके। जब गवाही नहीं होगी तो जज क्या करेंगे? फिर मसला कुछ और भी था कि थ्रेड्स सबको ही मिलते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पे जब होती हैं ये बातें, तो फिर चौधरी इनकाउंटर करता है। चौधरी असलम एक किरदार है जो उस डंडे को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है जो स्टेट ने उठाया हुआ है। ये लोग, आपके ख्याल में ये लोग खुद बंदे मारते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको पता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। बंदे बसा औकात तो मार करके इनको फोटो सेशंस के लिए बुलाया जाता है कि आओ तस्वीर खिंचवा लो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे उठा करके और इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं कि हमें इतने पैसे दो तो उसकी एवज तुम्हें ये देंगे, और उसके बाद मीडियाज़ भी यूज़ होता है, पैसे मिलते हैं, एंकर्स को घर मिलते हैं, लड़कियां मिलती हैं, शराब मिलती है, लाखों रुपए मिलते हैं। तो मीडिया कभी फी सबीलिल्लाह यूज़ नहीं होता, मीडिया इसके लिए भारी भरकम पैसे लेता है। डायरेक्टर न्यूज़ से लेकर के क्राइम रिपोर्टर, जिनको मैं क्रिमिनल रिपोर्टर कहता हूँ, क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन तक ये सब यूज़ होते हैं। इनको ब्यूरो चीफ्स की नौकरियां मिलती हैं, इनको क्राइम रिपोर्टर से उठा करके डीएन बना दिया जाता है। इनको गुलशन इकबाल में बताएं ना ज़रा, एनक्यूएम ने किस किस को उठा करके टके के आदमी से और लाखों रुपए का आदमी बना दिया। चौधरी साहब को जो गोलियां लगी हैं, जख्मी हुए हैं, 4 दफ़ा उन पे हमले हुए हैं, तो ये लोग दिए हुए, मतलब लोग पकड़े, इतने इन्फॉर्मर मरे, मुखबरी का अंजाम अगर दिए होते तो वो क्यों मरते इन्फॉर्मर, अगर किसी ने देना होता। इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर होती है, जाहिर है एजेंसियों के साथ भी आप इन्फॉर्मेशन, जिधर आपके पास जो वसाइल नहीं है तो आप दूसरी एजेंसियों से लेते हैं। आपको याद होगा कि पिछली डॉक्यूमेंट्री में जिक्र हुआ था कि इनकाउंटर्स पर मुख्तलिफ एसएचओज के दरमियान जुआ खेला जाता था। हारने और जीतने वालों में प्रोफेशनल जेलिसी भी पाई जाती थी। ऐसी ही एक रकाबत थी चौधरी असलम और ज़ीशान काज़मी की भी। यह खबर तकबीर मैगजीन ने शाया की थी। ज़ीशान काज़मी टारगेटेड लोगों को मारता था, जबकि चौधरी असलम जो मुल्जिम हत्थे चढ़ जाता उसे मार देता था। चौधरी असलम को फख्र था कि दहशतगर्द उसकी दहशत से थर थर कांपते हैं। मगर फिर एक ऐसा दिन आया जब चौधरी असलम को लेने के देने पड़ गए। शीरी जिना कॉलोनी में मंशियात का धंधा करने वाला एक ग्रुप था जिसे कंधार का रिहायशी तूर खान चला रहा था। वो इतना खतरनाक आदमी था कि उसने पुलिस मुलाजमिन को तनख्वाहों पर अपने पास रखा था और पुलिस उसके लिए काम करती थी। वजीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर को खबर मिली कि तूर खान ने हैदराबाद से भागने वाले एमक्यूएम के कारकुनों को पनाह दी है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए चौधरी असलम को टास्क दिया गया। चौधरी असलम ने जब तूर खान के डेरे पर रेड किया तो क्या हुआ,
चौधरी असलम जब अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे तो तौर ख़ान ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और पुलिस पार्टी को जो है वो भागना पड़ा। असलम की जो SMG थी वो वहाँ रह गई, वो तौर ख़ान के कब्ज़े में चली गई। अब पुलिस में ऐसा होता है कि अगर आप अपने सरकारी पिस्टल या सरकारी SMG अगर आपसे छिन जाए या किसी हाथ में चले जाए, आपकी नौकरी, आप डिसमिस हो जाते हैं या आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो असलम को भी ये टेंशन हुई कि मेरी तो जॉब भी जा सकती है, इसका मैं क्या हल निकालूंगा। तब तूर खान ने असला वापस करने के लिए चौधरी असलम के सामने एक शर्त रख दी। तौर ख़ान ने बोला कि भाई असलम ने रेड क्यों किया मेरे ऊपर, अब किया है तो मैंने इसका असला कब्ज़ा कर लिया। अब एक ही तरीक़ा है कि अगर ये मेरे पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेगा तो मैं इसको माफ़ भी कर दूंगा और हथियार भी वापस कर दूंगा। इस तरीके से असलम को माफ़ी मांगनी पड़ी और वो जो SMG थी वो तौर ख़ान ने असलम को वापस कर दी। अब ये जब मामला हुआ तो तौर ख़ान, क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट था, किसी से पूरा नहीं हो रहा था, तो ये टास्क जो है वो इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी को मिला। ज़ीशान काज़मी थोड़ा सा यानी टैलेंटेड था, तेज़ आदमी था ना। उसने देखा कि तौर ख़ान तक कंट्रोल करना आसान नहीं है, तौर किसी के कब्ज़े में नहीं आता। उस ज़माने में ऐसा हुआ कि तौर का जो एक बॉडीगार्ड था वो पुलिस का ASI था। ज़ीशान ने जो है वो ASI नईम से रब्ता किया और उससे कहा कि यार मैं रेड करना चाहता हूँ, तुम्हारा सिर्फ इतना काम होगा कि तुम तौर को गोली मार दो। अगर तुम तौर को मार दोगे तो बॉडी मैं कब्ज़े में ले लूँगा, मैं अपने ऊपर लूँगा और तुम्हें इतने लाख रुपए इनाम भी मिलेगा और तुम्हारी पुलिस की नौकरी भी बहाल हो जाएगी। नईम राज़ी हो गया। तो ज़ीशान ने जब मुहासरा किया तो मुकाबला सख्त हुआ, लेकिन जब ASI नईम ने तौर को गोली मार दी तो वो तो सारा यानी जब मेन लीडर मर गया तो कौन लोग लड़ते, बाकी लोग सारे फरार हो गए। ज़ीशान ने कंट्रोल कर लिया, उसकी मुनशियात सारी चीज़ें कब्ज़ा कर ली। मगर सबसे पहले ज़ीशान ने ना नईम को गोली मार दी, नईम को ही मार दिया और फिर तौर वाला कंट्रोल हो गया। तो ज़ीशान की बहुत शोहरत हो गई, वाह हो गई पूरे पाकिस्तान में, कभी तौर जैसे ग्रुप को ज़ीशान ने कंट्रोल किया। तो ये स्टोरी जो थी वो मैंने इसके सारे जो कैरेक्टर थे मैं सबसे मिला, मुझे जब कहानी आई तो मैंने ये स्टोरी तकवीर में शाये कर दी। चौधरी असलम परेशान थे कि ये स्टोरी अखबार में शाया होने के बाद उनकी इज्जत पर हर्फ आ जाएगा। रात कुछ 2:30 बजे के करीब, मैं 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं थाने चला, गुलबहार चला गया। जब मैं सारे कामों से फारिग हुआ, असलम वहीं टहल रहा था सामने। मैं जैसे ही पहुंचा तो असलम मुझे लेके SHO वाले कमरे में आ गया। मैं सामने कुर्सी बैठ गया, असलम टेबल के ऊपर बैठ गया। फिर असलम ने मुझे बोला कि यार बात यह कि इससे मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है और मेरे को दुनिया बहादुर समझती है, आपने मेरी ये कहानी, उसने बोला कि कहानी झूठ नहीं है, कहानी सही है, लेकिन ये जो है ना ये आप तक आई कैसे। मैंने बोला यार हम लोग तो सोर्सेज रखते हैं ना, आपके अंदर भी तो हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो असलम फिर उठा, फिर असलम ने अपनी जो लोहे की अलमारी इसके पास कमरे में रखी थी उसने वो खोली। जब वो खोली तो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो ऊपर से लेके नीचे तक ना नोटों से भरी हुई थी, नोटों की गड्डियाँ थीं और वो सब खानों में सजी हुई थी। उसने 2 खाने खाली कर दिए नोटों के और टेबल पे ढेरी लगाता रहा। सारे नोट जब जमा हो गए तो उसने फिर मुझे बोला कि मुबशिर भाई मुझे जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मर का नाम बता दो और मैं ये आपको चादर देता हूँ, उसमें ये बांध के पूरा नोट आप ले जाओ। मैंने बोला असलम भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बेगरत नहीं हूँ, मैं कुछ भी हो जाए, आप इससे भी ज़्यादा मुझे दौलत दोगे तब भी मैं आपको नाम नहीं बता सकता। तो फिर असलम दोबारा टेबल पे आके बैठा। फिर उसने मुझे बोला कि यार फिर हमारी दोस्ती कैसे होगी। मैंने कहा दोस्ती हो सकती, मेरी शरायत आपको पता होंगी। पुलिस में जो भी मेरे दोस्त होता है वो उसको ये होता है कि उसके नीचे जितना भी काम होगा सच मुझे सामने आएगा और वो मुझे आप सारी कहानियाँ, आप मुझे हर चीज़ मेरे नॉलेज में लाओगे। मुझे आपसे कोई पैसा, कोई भत्ता, कोई हफ्ता, कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन अपनी सारी दिया करोगे तो मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। उसमें यह होगा कि बास पहलू आपके जो हवाले से मुझे आते मैं आइंदा नहीं करूँगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है कि जो है ना मैं आपको कभी भी इन्फॉर्मर का नाम बता दूँ। इस तरीके से हमारी वो पहला दिन था जो दोस्ती हो गई। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने बताया कि असलम चौधरी ने बड़े ओहदों पर भी काम किया, मगर वो तफ्तीशकार और इंतजामी अमूर पर बिल्कुल भी महारत नहीं रखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कई केसेस खराब किए। मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा असलम के साथ रहा है तो मैं ये तो नहीं कह सकता असलम के कि वो कोई बहुत बला का शातिर था। मेरे ख्याल में बस उसके अंदर ये एक चीज़ थी कि जो हुकूमत वक्त के, वो ताकत को सलाम करता था। हुकूमत वक्त के जो लोग हैं अगर उन्होंने कोई ऑफ़र की या कोई जो इदारे होते थे उनके अफसरान तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मिसाल के तौर पे जो अमेरिकन केस था, PIDC केस,
जिसमें अमेरिकन का मर्डर हुआ था। ये बहुत पाकिस्तान का समझे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस, बहुत बड़ा केस था, और आपको पता है कि अमेरिकन बिलीव नहीं करते ना किसी और की इन्वेस्टिगेशन पे। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं DIG का एडवाइज़र था और असलम ने इसमें जो है ना जो MQM के सलीम गंजे को इसमें डाल दिया, सईद भरम और सारे। तो मैं असलम के पास आया, मैंने असलम से कहा कि यार ये जो आप केस बना रहे हो ये सारा जाली है ना, आपको पता ही है इसमें अमेरिकन में MQM नहीं है, MQM का कोई वास्ता नहीं, ये 2 नंबर ही नहीं करो, इसमें जो है ना यानी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं होगा, शहर ख़राब हो जाएगा, सारी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएंगी केसेस की। लेकिन असलम नहीं माना, मुझे उसने जवाब ये दिया कि यार तू मेरा IG है या राना मकबूल। मैंने बोला राना मकबूल IG है, लेकिन आज है कल नहीं रहेगा, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे को कभी गलत मशवरा नहीं दूंगा, मैंने तुमको सही मशवरा दिया है, तो तुम ये गलत कर रहे हो कि जो है ना एक जाली केस बना रहे हो, ये बिल्कुल है अमेरिकन कभी बिलीव नहीं करेंगे, तब भी आगे जाके ये बरी हो जाएंगे। उसका नुकसान ये हुआ कि सलीम गंजे के जो है ना वो 100 से ऊपर केसेस थे। मैं जब बैठा इसने सलीम से ये बात की असलम ने कि मैं तेरे पास सारे केसेस हल्के कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा या हल्के कर दूंगा, तो जो है ना अमेरिकन का कबूल ले। तो असलम ने वो सारे केसेस से बाज़ में इसको रिलीफ किया, बाज़ में क्लियर किया, बाज़ केस ख़राब कर दी, मुश्तबा कर दी ताकि इसको छूट मिल जाए। और अमेरिकन वाला केस वो हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि जब अदालत में वो चला तो वो साबित तो हो नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि सलीम गंजा में जितने भी लोग थे सब बाइज्जत बरी हो गए और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन खराब कर दी सारी इसकी। सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल आरिफीन कहते हैं कि मैं जब किसी का इंटरव्यू करता था तो मेरे सवालात का जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। यही वजह थी कि असलम चौधरी मेरा सामना नहीं करते थे। बिलाखिर नूरुल आरिफीन ने ये इंटरव्यू किया, कैसे जरा सुनिए। चौधरी असलम के बारे में मैंने सिंध के ex-IG जो उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो से ट्रांसफर होकर के IGP बने थे, उनके इंटरव्यू में मैंने दीदा दानिस्ता 2-3 सवालात चुभते हुए पूछे चौधरी असलम से मुताल्लिक, और उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने यही तरीका वारदात उस वक्त के किसी वक्त के CCPO थेबो, गुलाम कादिर थेबो के साथ इख्तियार किया। ज़ाहिर है उन्होंने भी स्किप करना था, वो कैसे जवाब दे देते चौधरी असलम के मुताल्लिक। उसके बाद ये हुआ कि वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम चौधरी असलम कि यार तुम इधर उधर जा करके क्या गुफ्तगू कर रहे हो मेरे बारे में, तुम मुझसे आकर के बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मतलब जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, आइए। उसके बाद फिर मैंने गड्ढा खोदा और उसमें लेके चौधरी असलम को उतर गया। चौधरी असलम को अगर ये पता होता कि मैं उनके उस इंटरव्यू में उनके साथ ये सब कुछ करूँगा तो वो कभी इंटरव्यू देते। ये एक अलग कहानी है कि उस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या हुआ। जिस वक्त मैंने इंटरव्यू का पहला 5 मिनट रिकॉर्ड किया था ना, वो बंदा जिसने चौधरी असलम लाइनअप कराया था वो मेज़ फलांग करके और भाग गया था, और उसने आज तक मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। उस इंटरव्यू की वजाहत में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो इंटरव्यू प्लांटेड होता तो उस इंटरव्यू के बाद आज TV पे जो मैं उस वक्त जहाँ काम करता था वहाँ गोलियाँ नहीं चलती। उस इंटरव्यू के बाद मुझे मैसेंजर का मैसेज नहीं आया होता कि फ़ला नंबर से चौधरी असलम को कॉल करो। फिर मैंने जब चौधरी को कॉल की तो चौधरी ने मुझसे स्ट्रेट ये कहा, हाँ भाई इंटरव्यू लेने की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब करेगा इंटरव्यू। और इंतहाई एक ऑब्जेक्शनेबल जुमला भी साथ में उन्होंने जड़ दिया। उसके बाद ये हुआ कि मैं 3 दिन तक मुझे मेरे चैनल ने मुझ पे पाबंदी आयद कर दी कि भाईजान आप 3 दिन तक तो कम से कम ऑफिस नहीं आएंगे। मेरे चैनल को शक था कि ये कहीं चौधरी असलम के इंटरव्यू की वजह से तो नहीं हम पर गोलियां बरसाई गई। मुझे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पता थी, खुद चौधरी ने मुझे फ़ोन पे बताया था कि ये काम उन्होंने किया, और ये उस इंटरव्यू का मेहनताना था जो मैंने वसूल किया। क्या चौधरी असलम रियासती इदारों की इमा पर काम करते थे और इस काम का वो फायदा भी उठाते थे? इस रिपोर्ट को बनाते हुए एक ऐसा वाकया भी सुनने को मिला जिससे जाहिर होता है कि चौधरी असलम का ताल्लुक अपने अफसरान से भी बहुत ऊपर तक था। सिस्टम में जो हॉर्स ट्रेडिंग का काम होता है तो उसमें भी चौधरी असलम जो है वो बड़े अहम पुलिस अफसर समझे जाते थे। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ने ये प्लान बनाया कि ये तासुर दिया जाए कि जो MQM के जो MPA MNA या मिनिस्टर्स हैं ये बेसिकली जो है ना अल्ताफ़ हुसैन के खौफ या दबाव की वजह से पार्टी का हिस्सा हैं। इन्हें जो है वो अगर ये MQM छोड़कर हमारा हिस्सा बन जाए, हमारी काबीना में आ जाएं, तो ये MQM के ख़िलाफ़ एक अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मनफी तासुर जाएगा। इस प्लान के लिए जो है वो हाफिज़ उसामा क़ादरी का इंतख़ाब किया गया। अब जब ये कराची ऑपरेशन हुआ तो कराची ऑपरेशन में पीपल्स पार्टी ने ये यानी जो बेनज़ीर वाली हुकूमत थी 94 में, जिसमें अब्दुल्ला शाह जो है वो चीफ़ मिनिस्टर थे, उस दौर की बात आपको बता रहा हूँ। उसमें असलम को टास्क मिला कि भाई आप जो है ना इधर तैयार करो इनको। जब उसामा क़ादरी को असलम लेके आए
तो असलम ने यह किया कि उसामा खादरी पे पहले जब टॉर्चर किया तो वो तब भी राज़ी नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने बड़ी अजीब हरकत की, उन्होंने उसामा खादरी को अलिफ नंगा कर दिया और थाने के गेट से बांध दिया बाहर। और असलम ने उनसे बोला उसामा खादरी से कि आप, ये पब्लिक बहुत गुजरती थी, वहाँ पर बड़ा रश होता था, आप पब्लिक से ये बोलो कि मैं इस इलाके का MP रहा हूँ और मेरा नाम हाफिज़ उसामा खादरी, इस तरीके से बताओ। उनकी वालदा को फिर लाने का इंतज़ाम किया असलम ने, और उनकी वालदा को ये सीन दिखाया। वो उस पर रो पड़ी, और वो एक घरेलू खातून थी फ़िरोज़ा बेगम, जो हाफिज़ उसामा की वालदा थी। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को तुम छोड़ दो, अगर इसका कोई जुर्म है, इसका कोई वो है, तो आप इसको जेल भेज दो। असलम ने बोला नहीं, आपको फिर बड़ों से मीटिंग करनी पड़ेगी और वहाँ पे अगर डील होगी तो फिर आपके बेटे को मैं छोड़ दूँगा। इसके बाद CM हाउस में एक मीटिंग अरेंज की गई, उसकी वीडियो भी बनी थी। मीटिंग अरेंज की गई और जिसमें फ़िरोज़ा बेगम को ले जाया गया और अब्दुल्ला शाह के साथ ये बैठे। अब्दुल्ला शाह ने उनसे कहा कि हम आपको चाहते हैं कि मिनिस्टर बना दें। तो उन्होंने बोला बेटा मैं घर चलाने वाली खातून हूँ, मुझे तो जो है ना मिनिस्ट्री तो स्पेलिंग भी नहीं सही आती, तो मैं मिनिस्ट्री कैसे चला सकती हूँ। और मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे 10-20 लाख मेरे बच्चों पर खर्च कर दो, ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करेंगे, आप हमारे फैमिली की जान छोड़ दो। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जो है ना हम एक ही शर्त पे आपके बेटे की जान छोड़ सकते हैं कि आपको मिनिस्ट्री कबूल करनी पड़ेगी। तो बहुत मजबूरी में फिर फ़िरोज़ा बेगम राज़ी हो गई। इस तरीके से फ़िरोज़ा बेगम को जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और फिर हाफिज़ उसामा को जेल भेजा गया। न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि पूरे मुल्क में असलम चौधरी की पहचान इसलिए भी बनी कि उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस को अपने हाथ में लिया और इन केसेस को अंजाम तक भी पहुंचाया। दौलत मिर्जा केस हो या शोएब खान, रहमान डकैत का खात्मा या फिर शिद्दत पसंद तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां, हर तरफ चौधरी असलम का डंका बजता था। क्या इन तमाम कामयाबियों को समेटने में अकेला चौधरी असलम ही काफी था? शाम थी, 4 बजे के करीब का टाइम था। चौधरी असलम 3 बंदे जाते हैं, एक ड्राइवर, एक गनमैन विदाउट असले के, एक ग्रीन कलर की अल्टो कार है, एयरपोर्ट। वो आता है शारजा से केनिया के लिए, साउथ अफ्रीका जाने के लिए। तो असलम को जो इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ से ले आता है इसको उठा कर। जो मैम थे उस केस के अंदर असलम की, आप थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, बहरहाल काफ़ी चीज़ें थी, हरकत में बरकतें भी थी, बहरहाल असलम अपनी चीज़ पे अटल रहा। सहूलत वाला वाक़या बेसिकली ये हुआ कि जिस वक्त असलम SHO था गुलबहार का और अनवर ज़ेब जो है ना DSP होते थे, तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली अनवर ज़ेब के पास आई। जब ये गिरफ्तारी हुई तो वो बड़ा रो रहा था। उसने बोला कि मेरे साथ इसने धोखा किया, मैंने असलम को इत्मीनान में लिया था, असलम ने किसी जगह ऊपर पुलिस को भी नहीं बताया और ये शो नहीं किया कि मेरा कोई हिस्सा है और मैं इसे लड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं DSP हूँ, लेकिन ताकतवर तो असलम है। ये असलम ने समझे कि दूसरे की इन्फॉर्मेशन कैच करके ना ये सहूलत वाला क्रेडिट ले लिया। सहूलत पकड़ा गया। सहूलत को शुरू में बड़ा साफ माहौल में रखा था, नक्शे का हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन अभी कोई तशद्दुद या कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी थी। तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं थाने आ गया। KESC के जो MD थे शाहिद हामिद, उनके मर्डर का वाक़या। मगर उस ज़माने में बड़ा काम हुआ, क्राइम ब्रांच ने उसमें बड़ा काम किया। उस वक्त SSP या AIG थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, मेरे पास रिपोर्ट मौजूद भी है। वो उस रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ था वो ये हुआ था कि शाहिद हामिद के वक्त में जो अंदर लेबर डिवीज़न के मामला चल रहे थे KEC में, उसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और नसरीन जलील इन्वॉल्व थे। तो आप अगर ये देखें कि आप ये कहते हैं कि सहूलत को सज़ा हुई सही थी या गलत थी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। पाकिस्तान में यहाँ पर कराची में जो ऑपरेशन में ये बदकिस्मती ये है कि मास्टरमाइंड या हुक्म उसके ख़िलाफ़ तो कभी कुछ नहीं हुआ। क्या अगर ये शाहिद हामिद वाली केस में जो मैं आपको इंक्वायरी रिपोर्ट बता रहा हूँ, उसमें फ़ारूक सत्तार, नसरीन जलील थे, क्या इनकी कोई इंक्वायरी हुई? उन्हें कहीं नामज़द किया गया या उनसे कोई पूछगछ की गई? तो ये भी वो भी तो तफ्तीश में आते थे शाहिद हामिद वाले केस में, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? यहाँ से शुरू होता है चौधरी असलम का दूसरा दौर, जब जनरल परवेज मुशर्रफ अपना इक़्तिदार संभालते हैं। रियासत की तवज्जो अब MQM पर नहीं है और इस मर्तबा चौधरी असलम को दूसरे शिकार पकड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इतनी अजीब बात है कि अब चौधरी असलम की बंदूक MQM की तरफ नहीं बल्कि MQM के मुखालफिन की तरफ है।
इस दौर में लियारी का रहमान डकैत और शोएब खान MQM के शदीद दुश्मन समझे जाते थे। शोएब खान का ताल्लुक तो दाऊद इब्राहिम से जा मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 को इंडिया के शहर मुंबई में होने वाले बम धमाकों में मुलजिम ठहराया जाता है और वो इंडिया का सबसे मतलूब मुलजिम भी था। शोएब खान कई मुकदमात में मतलूब था और इस पर इल्जाम था कि इसने 27 दिसंबर 1996 को MQM के 2 कारकुनों इदरीस प्रेडी और मोहम्मद अकबर को कत्ल किया था। इस नामी गिरामी मुलजिम को चौधरी असलम ने लाहौर से गिरफ्तार किया। तो मुझे आज भी याद है कि कराची में सिंध पुलिस को जब टास्क मिला कोई कवर न कर पाया। असलम ने एक गाड़ी, मेरी टाइगर थी और 4-5 बंदे थे टोटल, सारी रात ये डिफेंस में मुख्तलिफ एरियो में गश्त खुद करता। इसको पहले इशरतुलबाद ने बिठा कर और IG ने बिठा कर बोला है कि ये टास्क हम आपको दे रहे हैं। बहरहाल IG साहब ने लेटर आउट कर दी इनको कि आप ये, आपको हुक्म है कि आप ये काम करें और टाइम पीरियड दिया जी 2 महीने का। थाना कोई यूज़ नहीं होगा, बैठोगे नहीं चौधरी आप कहीं पे भी। बहरहाल चौधरी आप मेरे पास आए, नौरीन आप दुआ करें, मेरे पे थोड़ा आजमाइश है। मैंने कहा सुरखरू आप हैं, मेरी दुआएं आपके लिए। तो ठीक जब ये सिंध लाहौर उतरे, वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। खबर मेरे पास थी सबसे पहले, बड़े खुशी से बताया इन्होंने सर। वो बोला लीकेज नहीं होनी चाहिए फिलहाल। को इन्होंने लाहौर से गिरफ्तार खुद किया था या कौन खुद गिरफ्तार करता है यार? इतनी तो थोड़ी बहुत इंडियन फिल्में अगर आप देखे होते तो आपको पता होता। खुद कुछ नहीं होता भाई। मामू लोग पकड़ते हैं, मामू लोग पकड़ करके फिर तय करते हैं किसको देना है। इंटेलिजेंस इदारे पकड़ते हैं। इनकी क्या औकात है यार? लियारी ऑपरेशन न्यूज चैनल्स पर ऐसे दिखाया जाता था जैसे किसी एक्शन फिल्म का ट्रेलर। आपको वो सीन तो याद होंगे जब चौधरी असलम लियारी में बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के ऑपरेशन कंट्रोल करते नजर आते थे। जिसमें ये मशहूर हुआ था ना असलम, लियारी वाली फायरिंग वाला, जिसका टीवी पे ज़्यादा चलता भी है वही मूवीज़ की। वो असल खबर तो वैसे अभी तक कहीं भी नहीं आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस दिन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो मरकज़ी कमांडर हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र, वो लियारी आए हुए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उस पर ये गए थे। लेकिन अंदर जो थे वो बलूचिस्तान के पास ज़बरदस्त फाइटर उस दिन थे। ये आसान नहीं था, पुलिस के बस का बात नहीं था, वो सिर्फ आर्मी के बस की बात थी। आर्मी तो लड़ सकती थी, पुलिस के लिए बस नहीं था कि वो उस माहौल को लड़ सकें। तो असलम बेसिकली उसमें गए थे। तो वो जब भी इतनी पूरा दिन उनका लग गया तब भी उनको सक्सेसफुल तो नहीं हुए ना, बहुत बाद में कुछ चीज़ें हुई जब वो डॉक्टर अल्लाह नज़र मोटरसाइकिल पे निकला था उस दिन। लियारी में जब ऑपरेशन हो रहा था तो उस ऑपरेशन की रियलिटी ये थी कि एक गली में उज़ैर बलोच मौजूद था अपनी पूरी टीम के साथ, और मैं अपनी कैमरा टीम के साथ दंदनाता हुआ उस गली में घुसा, उसका उज़ैर का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद मैं आया और उसी गली के दूसरे सिरे पर चौधरी असलम अपनी पूरी जो है वो लाव लश्कर के साथ मौजूद थे और ऑपरेशन हो रहा था। ये किस किस्म का ऑपरेशन था? ये ऑपरेशन किस किस्म का था कि जिसमें एक गली के कोने पे उज़ैर बलोच था और दूसरी गली के कोने पे चौधरी असलम, लेकिन ना उज़ैर बलोच को कोई खराश आ रही थी ना चौधरी असलम को। तस्वीरें प्रॉपर खिंच रही थी, चौधरी असलम क्लाशनकोफ लेकर के और सुट्टा मारते हुए और ग्लॉक पिस्टल उनके हाथ में और आस्तीन चढ़ी हुई तस्वीरें तो मैंने भी बहुत देखी हैं। मीडिया कवरेज बहुत हुई है, बहुत सारे एंकर्स भी जा कर के वहाँ मीडिया कवरेज की बहती गंगा में हाथ धो करके आए, मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन उस ऑपरेशन की रियलिटी इधर हकीकत कुछ भी नहीं। चौधरी असलम जब लियारी टास्क फोर्स के सरबराह थे तब एक इंफॉर्मेशन के बाद गडाब की हदूद में एक इनकाउंटर होता है जिसमें टारगेट होता है माशूक बरोही, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस था। मगर अफसोस इस बार मरने वाला शख्स माशूक बरोही नहीं था, वो तो मासूम रसूल बख्श था। इस तरह से माशूक बरोही केस की तहकीकात शुरू हो जाती है। माशूक बरोही केस में असलम चौधरी 18 माह जेल में रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बाद असलम चौधरी और उनके साथियों को बेगुनाह करार दे दिया और उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। इस तरह चौधरी असलम अपने ओहदे पर दोबारा बहाल हो गए। आखिर माशूक बरोही केस में कसूरवार कौन था? वो नासिरुल हसन साहब का कार्रवाई थी जनाब। ये इनकी लड़ाई होती है मोर्चरी में, असलम कहता है सरबराह में हूँ, लियारी जा। इतनी गलती असलम की आ गई। असलम अभी तस्दीक कर रहा था। असलम दिन के 3 बजे
मैं भी जा रही थी उसी रोड पे जिस रोड पे असलम ने किया था। घर पे खबर आई, फ़ोन आया, एक SSP आया कि चलो असलम ये हो गया। असलम ने वहाँ पे शोर मचा दिया कि मेरी अथॉरिटी के बगैर तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया। मुझसे तो पूछते, मैं अभी तफ्तीश कर रहा था कि आया वो माशूक बुरई है, वो उसकी पुप्पी का बेटा था। वो सारी स्टोरी उसने भी वही सुनाई जो माशूक की थी। घोड़े पे आया, टांगे पे आया तो फला फला। और नासिर अल हसन थे कलाकोट के, इन्होंने मान लिया। तो जब ये आपस में इन दो, एक SP की लड़ाई और एक नासिर की हुई वहाँ पे मोर्चरी में, और असलम लियारी टास्क फोर्स का सरबराह है। असलम ने इतना कहा कि सरबराह मैं हूँ और मैंने किया, बस साइन मार, जा भाई अरेस्ट। असलम का इससे बड़ा कसूर नहीं। इसने ये मस्जिद में भी, तब मैं उसके लिए एक्टिव हुई कि नहीं, मैंने चौधरी से कह दिया अगर आपने किया मैं आपके पीछे नहीं आ रही। 9 अगस्त 2009 में बदनामे जमाना गैंगस्टर रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा गया। मगर लियारी के लोग और कई सीनियर सहाफियों का दावा है कि रहमान को बॉर्डर पार ही मार दिया गया था और इसके बाद रहमान को कराची लाया गया था और फिर इस तरह उसकी लाश को चौधरी असलम के हवाले कर दिया गया। रहमान डकैत के मरने के बाद चौधरी असलम को CID में तैनात कर दिया गया। यहाँ चौधरी असलम ने शिद्दत पसंदों, मजहबी और फिरका वाराना दहशत गर्दों और तालिबान इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। चौधरी असलम लश्कर जंगवी और मजहब या फिरके के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले अनासिर के साथ टक्कर लेने लगे। यही वजह थी कि 11 नवंबर 2010 को सिविल लाइंस में एक CID के दफ्तर पर बारूद भरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। नतीजे में 20 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान और लश्कर जंगवी ने कबूल की। चौधरी असलम खुशकिस्मती से इस वाक़े में बच गए। जो इन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, ये अपने इन मकूम मकासद से मेरे को पीछे नहीं हटा सकते। मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, क़यामत तक लड़ूंगा। किसी में मर्द का बच्चा है तो मेरे पे अटैक करे। कलअदम तंजीमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो असलम का ताल्लुक़ क्योंकि ख़ुद हरीपुर हज़ारा से था और आपको पता है कि जहादी जमातों में हज़ारा नेट के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो असलम के पास असलम को अपने काफ़ी पर्सनल नेटवर्क के भी लोग इसमें मिले, इन्फॉर्मेशन देने वाले। लेकिन बाकी कुछ दूसरी जगहों से भी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इनके पास थी। यानी जहादी जमातों का ऐसा नहीं था कि हर बंदा अपने तौर पे फैसला कर ले। अभी तक इसकी पॉलिसी है, अगर कोई बंदा किसी वांटेड को या किसी ऐसे शख्स को इन्वॉल्व होगा, पकड़ेगा, तो उस पर वो कोई FIR भी नहीं काटेगा। उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक के मुताल्लिक़ा इस्टेब्लिशमेंट को इत्तला ना हो जाए। वो उस बंदे को रीड करेंगे और उसके मुताबिक जो ऑर्डर देंगे वही होगा। कोई पुलिस अफसर इसमें आज़ाद नहीं है। असलम को भी ये हुआ कि जो ऑर्डर ऊपर से मिलते गए उसी के मुताबिक असलम ने काम किया। ऐसा नहीं है कि असलम के पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो, अपना कोई बन अपना नेटवर्क में असलम के पास बस टुच्चे जहादी आए, कोई बड़ा जहादी तो नहीं आया। बड़ा जहादी तो इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी उसी से मैसर आया इसको। 19 सितंबर 2011 को डिफेंस में चौधरी असलम के घर पर हमला होता है, जिसकी वजह से घर तो तकरीबन तबाह हो जाता है, मगर यहाँ भी किस्मत के धनी चौधरी असलम और उनके बच्चे बच जाते हैं। इस हमले में दहशतगर्दों समेत 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 6 घर पर तैनात पुलिस एहलकार, एक राहगीर खातून और उसका बेटा था। अस्करियत पसंद तंजीम तालिबान ने इस हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने दावा किया कि आइंदा भी मजीद पुलिस हुकाम धमाकों का निशाना बनेंगे। तालिबान ये समझते हैं कि चौधरी डर गया, ऐसा तो नहीं है ना। एक कॉल आई थी, TTP के तर्जमान ने कॉल की चौधरी असलम को, शाहिदुल्लाह शाहिद चौधरी ने गालियाँ दी कि मैं कराची साफ कर लूँ, फिर वहीं कफन बांध के उतरूँगा, मर गया तो शहीद, बच गया तो फैमिली का हो जाऊँगा, कराची वालों का रहूँगा। 9 जनवरी 2014 का दिन था। चौधरी असलम ने नादरन बाईपास पर मंगूपीर के इलाके में एक पुलिस मुकाबले में हिस्सा लिया। वाकये की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर नशर की जाती है, मगर किसी को मालूम नहीं था कि यही दिन चौधरी असलम की जिंदगी का आखिरी दिन भी है। चौधरी असलम शाम 4:40 पर ईसा नगरी से लियारी एक्सप्रेस पर जैसे ही चढ़ते हैं, उनकी गाड़ी को बम धमाके से उड़ा दिया जाता है। शदीद थ्रेट्स की वजह से चौधरी असलम बम प्रूफ गाड़ी में सफर करते थे, मगर मौत के दिन वो गाड़ी मुरम्मत के लिए गई हुई थी। मुबैना खुदकुश हमला आवर की शनाख्त नईमुल्ला सदीकी के नाम से हुई और इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद अपने सर लेते हैं। हैरत की बात है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कैद में मौजूद इंडियन जासूस कुलभूषण यादव कहता है कि चौधरी असलम के कत्ल में राम मुलव्वस थी। Also sponsoring
various assassinations, SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. यूं कराची पुलिस के बड़े अफसरों में से एक और की कहानी खत्म हो जाती है। चौधरी असलम का नाम लियारी गैंग वॉर में भी बहुत आता है। रफ्तार ने गैंग ऑफ लियारी पर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें लियारी के हर किरदार का जिक्र मौजूद है, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें कोई शुबा नहीं कि चौधरी असलम एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन दुनिया उन्हें किस तरह याद करेगी, एक हीरो की हैसियत से जिसने दहशतगर्दों में खौफ पैदा किया, या एक विलन के तौर पर जिसके दामन पर कई मासूम लोगों का भी खून था। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।